मैंने पकड़ा हुआ px को, ये px हो गया। अब py कैसे लाऊंगा, py ऐसे लाऊंगा, ठीक है, py कुछ ऐसे इस तरीके से। देखो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। एक सीरीज वीडियो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने अभी तक आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाया बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। उसके बाद मैंने केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया था, जिसमें से मैंने 6 लेक्चर्स आपको पढ़ा चुके हैं। आज मैं आपको 7th लेक्चर के अंदर बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आप ये मत सोचना कि सर नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत बड़े होते जा रहे हैं, अभी और ज़्यादा इस पर लेक्चर्स आते रहेंगे, क्योंकि भैया जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है यही पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। इसी के अंदर सारे वो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जिससे कि आगे की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील की जाती है। इस वजह से इस चैप्टर को दिल खोल के पढ़ना होता है, आराम से टाइम दे करके पढ़ना होता है। अच्छे तरीके से आप क्या करिएगा, नोट्स बनाइए, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और सब लिखने के बाद अच्छे तरीके से उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉलिड हो जाएगी, कंक्रीट हो जाएगी, कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। जितने डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगा उतने की ही आपको ज़रूरत है, और आज आपको ये लगेगा कि यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है ओम। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है आईआईटी दिल्ली से, और पिछले 5 साल से मैं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कोटा में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ये मेरे टीचिंग का 6th ईयर है। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर, जो कि है आज का बॉन्ड पैरामीटर। पहला भैया देखो, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है? एंगल कब बनाते हैं? बोलो, 2 लोग कम से कम चाहिए, 2 बॉन्ड कम से कम चाहिए। देख लीजिए, मान लीजिए ए एक सेंट्रल एटम है, बी इसके किनारे किनारे का साइड एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो ये बीच में एंगल आता है भैया, ये इसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। अच्छा जी, बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है भैया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर आप ये चैप्टर मुझसे पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे चैप्टर के अंदर कोई तकलीफ नहीं आएगी। बहुत अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई ऐसी नई चीज़ एक साथ आके ना धमक पड़े तुम्हारे सामने कि तुम्हें समझ ना आए। इससे पहले मैंने जो कुछ पढ़ाया हुआ है उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं आज यूज करने वाला हूँ, ठीक है भैया। तो ये जो हमारा बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। देखिएगा, ए और बी के बीच में क्या है? बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे भी इनका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी इनका न्यूक्लियस होगा। तो इन न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी, इन न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी, उसी दूरी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या है? इसको मैंने वीबीटी के अंदर अच्छे से समझाया है। वीबीटी की जब मैं शुरुआत कर रहा था, ग्राफ वाला पॉइंट पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको यह बताया था कि जब हम 2 एटम को एक साथ इस तरीके से जोड़ रहे होते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है, जब बॉन्ड बनता है तो सिस्टम अपनी एनर्जी निकालता है। तो वहां पे क्या होता है? बॉन्ड बनता तब है जब एनर्जी निकलती है। तो जितनी एनर्जी निकलती है उसी को भैया बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। आगे चल के हम एक चीज पढ़ाने वाले होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये तब की बात की जा रही है जब 2 लोग जुड़ रहे हैं तो कितनी एनर्जी निकल रही है। अब मैं कहूंगा कि मान लो हमारे पास ए और बी है, ठीक है, और हम क्या चाहते हैं? इनका बॉन्ड तोड़ दें। हम क्या चाहते हैं? बॉन्ड को डिसोसिएट कर दें। क्या कर दें भैया? बॉन्ड को डिसोसिएट कर दें। तो इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने में जितनी एनर्जी लगेगी, क्योंकि भैया बॉन्ड तोड़ना है, अब हमें क्या करना है? 2 लोगों को अलग करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? दरार डालना पड़ेगा। तो बाहर से हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो इसी एनर्जी का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में सिर्फ अंतर इतना है कि इसको लिखते वक्त हम ये लिखते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब कि जब 2 लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते तो एनर्जी निकलती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भैया बॉन्ड डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, तो हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ के लिए लिखा जाएगा कि यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी या एनर्जी यहाँ पे क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। ये था हमारा कुछ बेसिक पॉइंट। आगे चलते हैं। देखो भैया, पहले शुरुआत में हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल को समझने के लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें यहां वाला कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड्स अगर हमें पता होंगे तो हमें बॉन्ड एंगल्स का कंपैरिजन, जो कि आपके पेपर में आता है जेईई और नीट में, उनमें आसानी होगी, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है ड्रैगो कंपाउंड, ठीक है। ड्रैगो कंपाउंड के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे?
क्यों आएंगे, उसकी लॉजिकल लर्निंग हम सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा, पहले आप एक बार अपनी निगाह इधर घुमाइए, इधर क्या लिखा है उस पर अभी मत जाइएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ समझ आएगा, याद कराऊंगा। फिलहाल इस पे देखो, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि NH3 का 107 डिग्री है, क्या, बॉन्ड एंगल। मतलब क्या हुआ इसके कहने का, इसके कहने का मतलब हुआ कि देखो भैया, अगर ये नाइट्रोजन है और हम इस तरीके से हाइड्रोजन इस पर लगा दें, इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दें, और हमारे नाइट्रोजन के पास क्या होगा भैया, लोन पेयर होगा। क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल आता है, यहां के केस में जो बॉन्ड एंगल आता है ये वाला, ये बॉन्ड एंगल कितना बता रहे हैं, वो 107 डिग्री बता रहे हैं। देखो 107 डिग्री बता रहे हैं। अच्छा जी, ये 107 डिग्री है। और जब हम वाटर की बात करें, जब हम वाटर की बात करें तो ये आता है 104.5 डिग्री। वाटर की बात कर लो भैया, वाटर कैसे लिखा जाएगा, वाटर कुछ इस तरीके से, H यहाँ पर होगा O और क्या होगा H, फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, लोन पेयर बनाएंगे, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लोन पेयर बनाएंगे। तो वाटर कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। बोलो भैया, वाटर तो इस तरीके से ही ना बनाओगे। हाँ भैया, समझ में आ गया। अगली चीज देखो, बॉन्ड एंगल कहाँ है भैया, ये बॉन्ड, ये रहा एक बॉन्ड, इनके बीच का क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल, ये होगा भैया इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल। तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री है। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई, कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पर नाइट्रोजन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इस नाइट्रोजन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और इस ऑक्सीजन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है। सोचिए और बताइए, टाइम लीजिए, सोचिए और बताइए कि यहां पर जो नाइट्रोजन है उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप कहोगे सर स्टेरिक नंबर गिन लो। स्टेरिक नंबर कैसे गिनते हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर जोड़ दिया, हो गया 4। स्टेरिक नंबर इज 4, मतलब sp3, मतलब क्या, sp3। यहां पे क्या आएगा, sp3 आएगा। अच्छा जी, ये वाला ऑक्सीजन, यहां पे देखो 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये, एक ये, तो हो गया भैया 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 4। यहां पर भी sp3 ही आएगा। अच्छा, sp3 के केस में, sp3 के केस में आइडियली कितना बॉन्ड एंगल होता है बताइए। अब तक तो रट जाता है बच्चों को, थीटा इक्वल टू कितना आता है सर, 109 डिग्री 28 मिनट आता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट आता है, कब, जब आइडियली हम देखते हैं sp3 को, जैसे CH4 के केस में। ठीक है, CH4 के केस में इतना आता है। तो आखिरकार सर ये वाला बॉन्ड एंगल जो है ये 107 ही कैसे रह गया, ये 107 डिग्री कैसे रह गया, ये वाला 107 डिग्री क्यों रह गया, ये वाला 104.5 डिग्री कैसे रह गया, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसको मैंने VSEPR में अच्छे समझाया है, पिछले वीडियोस में भी अच्छे से तरीके समझाया है कि देखो भैया, ये जो लोन पेयर है ना, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इनको रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को, दोनों बॉन्ड रिपेल होंगे तो अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो पहले अगर वो 109 डिग्री 28 मिनट पे रह रहे होते, लेकिन इसने क्या किया, रिपेल किया, तो यह बॉन्ड एंगल छोटा हो गया। छोटा होने की वजह से यहां पे 107 डिग्री आ रहा है। अच्छा जी, समझ आया। अब यहां देखो, इस वाले केस में 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, आपस में पहले झगड़ा करेंगे। लोन पेयर मतलब क्या, आजाद परिंदे, वो क्या करेंगे, झगड़े करेंगे। जब अपने में झगड़े करेंगे तो इनके झगड़े की वजह से यहां भी परेशानी आएगी, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इधर रिपेल करेंगे, ये वाला भैया इधर भी रिपेल करेगा, तो अच्छे तरीके से रिपल्सन होगा। तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो पहले 109 डिग्री 28 मिनट रहा होता, वो घट करके कितना हो गया, 104.5 डिग्री हो गया। यहां वाले में एक लोन पेयर था, यहां वाले में कितना है, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है, ज्यादा रिपल्सन होगा, तो यहां पर निश्चित रूप से 104.5 डिग्री आएगा, मतलब कि यहां का बॉन्ड एंगल यहां से कम आएगा। इतना एक्सप्लेनेशन समझने में कोई तकलीफ नहीं होती है। समस्या इसके बाद है, और उस समस्या का नाम देखो क्या है। यहां पे देखो PS3, भैया NH3 का 107 डिग्री था, PS3 का देखो, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, 93.6। अगले में आओ, ASH3 में क्या है, 91.8, SBH3 क्या है, 91.3। अच्छा जी, इतना बड़ा वेरिएशन। अरे यार, आइडियली कितना आना चाहिए था, अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो आइडियली आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, अगर होता हाइब्रिडाइजेशन तो। लेकिन यार यहां तो 90 आ रहा है। अगले केस में देखो, ये वाली बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, यहां पे तो 90 है। इसका मतलब लग रहा है यार कहीं ना कहीं इस वाले केस में, इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता तो यार 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आता, जैसे कि 104 डिग्री ये भी इसके आसपास है, 107 डिग्री वो इसके पास है। लेकिन यार 90 डिग्री तो नहीं आता। 90 डिग्री और 109 डिग्री में करीब 20 डिग्री का अंतर आ रहा है, बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं। इतनी बात समझ में आई। अगली बात है,
ये देखो H2O में 104 डिग्री था। अच्छा 104 डिग्री था तो हमने बोला कि sp3 है क्योंकि वो 109 डिग्री के आसपास है। लेकिन ये भाई साहब लोग को देखो, ये 90, ये 92, ये 91 और ये 90। यहां पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये यार तीन के तीनों 90 के आसपास आ रहे हैं। अच्छा जी, इसका मतलब ये लग रहा है कि ये जो 6 लोग हैं यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्या बोला मैंने? यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अगर sp3 होता इन 6 में तो एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आता, लेकिन ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ रहा है मेरे भाई। कितना आया? कितना? थीटा जो अप्रोक्सीमेट 90 आ रहा है। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट 90 बोल सकता हूं, 93 तो अप्रोक्सीमेट 90 है ना, कोई सा भी ले लो, 90, 91, 92, सबके सब ये 6 लोग अप्रोक्सीमेट थीटा 90 रखते हैं। अच्छा, लेकिन ये ऊपर वाले भाई साहब ये जो दोनों हैं, कौन से दोनों? ये वाले और ये वाले, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहां पे हाइब्रिडाइजेशन भैया sp3 है। इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो यहीं से हम कुछ अद्भुत विचार लेकर के आपके सामने आएंगे जो आप समझने में सक्षम होंगे। देखिएगा ध्यान से यार, ये जो थीटा 90 है ये किसकी याद दिलाता है? किन दो ऑर्बिटल्स के बीच में थीटा 90 डिग्री होता है? तो आप कहोगे कि सर px, py और pz ये तीन के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। px, py और pz ये तीन के तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनके बीच में अगर आप बॉन्ड एंगल लोगे तो निश्चित रूप से कितना आएगा भैया? 90 डिग्री आएगा। अच्छा, सही बात बता रहे हो भैया। अब एक बात देखना ध्यान से यार, अगर 90 डिग्री यहां बॉन्ड एंगल है तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेंट्रल एटम जो हमारा है, जो हमारा सेंट्रल एटम है, ये जो हमारा सेंट्रल एटम है, ये जो सेंट्रल एटम यहां वाला है, यहां पे देखो, यहां पे फॉस्फोरस, यहां पे As और यहां का Sb, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये सेंट्रल एटम है 6, उन्होंने अपना px, py, pz यूज किया होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में, तभी वहां पे बॉन्ड एंगल 90 आ रहा है। अगर ऐसा बोलूं तो गलती है क्या? नहीं होगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब यहां से देखो क्या निकला, यहां से ये निकला कि मेरे भाई यहां के केस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। क्या? यहां के केस में, इन 6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो sp3 आता, लेकिन sp3 आ ही नहीं रहा है। क्योंकि हमने कैसे कैसे किया? क्योंकि भैया इनका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को देख के बताया कि यहां पे भैया प्योर p ऑर्बिटल्स लग रहे हैं। क्या? प्योर p ऑर्बिटल्स, प्योर p ऑर्बिटल। यहां कहीं पर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। यह जज किया हमने इस बॉन्ड एंगल को देख करके। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह हुआ कि ये 6 के 6 लोग हाइब्रिडाइजेशन करते ही नहीं है। ये 6 के 6 लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते क्योंकि यहां पे प्योर p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? इन 6 लोगों के लिए हम लिखेंगे कि भैया नो हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखेंगे? नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। इन 6 लोगों के केस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से इनका बॉन्ड एंगल 90 आ रहा है और वहां पे प्योर p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, px, py, pz, और इसी वजह से 90 डिग्री आ रहा होगा। तो बॉन्ड एंगल का जो एक्सप्लेनेशन था वो तब आया जब हमने ये माना कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनमें सेंट्रल एटम ने px, py और pz यूज किए होंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ये समझ में आ गई। इसको मैं और अच्छे तरीके से आगे समझाऊंगा। फिलहाल जो मैंने बोला है ना, उसी को बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड। यहां आप ये जो 6 कंपाउंड देख रहे हो, इन्हीं को बोला जाता है ड्रैगो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ड्रैगो, साइंटिस्ट का नाम है, ड्रैगो कंपाउंड बोला जाता है। तो क्या आपको ये याद रहेगा कि ये कौन कौन से 6 लोग हैं? याद करना आसान है। नहीं याद हो रहा है? करवा देता हूं। देखो भैया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस फैमिली के हैं? नाइट्रोजन जो है ग्रुप नंबर कितने का है भाई? ग्रुप नंबर 15 का है। ग्रुप नंबर 15 का है। ये जो है ग्रुप नंबर 16 का है। ये ग्रुप नंबर 15 का, ये 16 का। आप ये बोलोगे ग्रुप नंबर 15 और 16 का पहला एलिमेंट छोड़ करके जो आगे इस तरीके का हाइड्राइड मिलता है, जहां पे हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है, वहां पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आता है। मतलब कि वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और जहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता उन्हीं कंपाउंड को हम ड्रैगो कंपाउंड कहते हैं। अच्छा जी, समझते हैं क्या है? एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक, ये कहां के हैं? ये पी ब्लॉक के हैं। फिर लिखा एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड लोअर देन थर्ड,
ये भैया कहाँ के आते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ के हैं, पीरियड नंबर 2 के हैं। तो यही कह रहा है कि इसको छोड़ करके बाकी के जो लोग हैं उन पर ये चीज अप्लाई होगी। और आगे लिखा गया है कि पीरियड डज नॉट अलाउड हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल when they form compound with less electronegative elements such as hydrogen। वो कहना ये चाह रही हैं कि जो यहाँ के सेंट्रल एटम हैं जैसे कि फॉस्फोरस, AS, SB और यहाँ पे क्या सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, जब ये लोग बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले कंपाउंड के साथ जुड़ने जाते हैं तो वहां के केस में आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलता। और यहां पे जिससे जुड़ रहे हैं उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो यहां पे देखिए लिखा गया है कि PS3 ASH3 H2S डज नॉट हैव हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ, आ गई होगी। ये वाली चीज से मैंने ये समझाने की कोशिश की कि एंगल जो है 107 डिग्री और 104 डिग्री कैसे आया है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताने चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बॉन्डिंग पर थोड़ा सा आपको लेकर के आऊंगा और मैं अभी फिलहाल फोकस करना चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये PS3 कैसे बना होगा। ये देखिए PS3 मैंने बना के दिखाया हुआ, PH3 बना के दिखाया हुआ। ध्यान देना, यहां पे क्या चीज है वो देखना। यहां पे जो हमने बनाया है ना, यहां पे बीच में क्या है, फॉस्फोरस, और इसमें 3 p ऑर्बिटल आप देख पा रहे हो। पहले आप खुद ढूंढो कि इसमें 3 p ऑर्बिटल कहां है। इसमें आप देखो 3 p ऑर्बिटल कहां पे है। आपको समझ आएगा कि देखो भाई, ये एक व्हाइट वाला जो है, एक ये डंबल, कौन सा वाला, ये वाला डंबल, देखना मैं थोड़ा कलर करता हूं, ये वाला, एक ये और एक इसके पीछे वाला, ये क्या है, p ऑर्बिटल है भाई। इसी को तो p ऑर्बिटल कहते हो, एक डंबल ही तो है ये। तो ये एक हमारा p ऑर्बिटल है। अच्छा जी, दूसरा p ऑर्बिटल बना रहा हूं, दूसरा p ऑर्बिटल यहां पे देख लो, एक यहां पे ऐसे, दूसरा p ऑर्बिटल थोड़ा गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता में ना करें। ये क्या होगा, एक दूसरा p ऑर्बिटल। एक तीसरा p ऑर्बिटल कहां है, ये एक तीसरा p ऑर्बिटल यहां पे, इसका कलर चेंज कर देता हूं। तीसरा p ऑर्बिटल, तीसरे p ऑर्बिटल को किस कलर से बनाए भैया, इससे बना देते हैं, देखते हैं दिखता है क्या। तीसरा p ऑर्बिटल, हाँ ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी फीलिंग लेने के लिए मैं ये बना रहा हूं, ठीक है। 3 p ऑर्बिटल यहां पे किसके, फॉस्फोरस के। और यहां जो आपको ये 3 दिख रहे हैं ना, उनमें से एक क्या होगा, एक अगर मान लो ये क्या है, px है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है भैया, ये वाला px है। ये मैं मान रहा हूं कि ये px है। ये वाला जो है ना, उसको आप मानो कि ये px है, ये है px, ये px है। तो ये वाला मान लो py है, ये वाला आप मान लो क्या है, py है, ये वाला क्या है, py। देख लो, ये क्या है, px है, ये वाला py है। कौन से की बात कर रहा हूं, ये और ये डंबल, ठीक है, ओके। अब pz कहां है, pz को बनाने का भैया 2D पेपर पे तो ऐसे ही बनाते हैं अपन, तो इसके थोड़ा सा आगे ऐसे लेके आ जाता हूं कि ये क्या है, ये pz है। कौन सा वाला pz है भैया, ये वाला pz है, ये वाला डंबल, ये वाला डंबल। तो आपको px py pz दिख गया। अब देखो मैं इसमें दिखाता हूं, ये देखो, ये जो हमारा फॉस्फोरस है उसको ऐसे समझना कि ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ यहां पे, ये क्या है, फॉस्फोरस। अब देखो मैं इसमें कैसे पकड़ रहा हूं, ये ठीक है, ये मैंने पकड़ा हुआ px को, ये px हो गया। अब py कैसे लाऊंगा, py ऐसे लाऊंगा, ठीक है, py कुछ इस तरीके से, देखो दिख रहा है। ये क्या है भैया, यहां पे आप मैच कराओ, ये है px, ये वाला px, ये वाला py। अब pz कैसे बनाएंगे, pz बनाएंगे ऐसे सामने लगा के, pz बनाएंगे भैया ऐसे सामने ला करके, देखो pz, ये pz है, ये देखो ध्यान से भाई, ध्यान से देखना। ये वाला मैंने क्या बोला है, ये px है, ये वाला px है, सीधी लाइन ये इस समय जो ये वाली दिख रही है, ये वाली, ये px है, ये क्या है, ये py है, ये py है। और ये जो आपकी तरफ देख रहा है, ये पेंसिल जो आपकी तरफ देख रहा है वो भैया pz है। ये देख लो pz को, देखो ये पेंसिल पूरी pz है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, एक्चुअली इस तरीके से मैंने बनाया हुआ। तो ये क्या है, ये है भैया फॉस्फोरस के 3 p ऑर्बिटल, px py और pz। अब देखो क्या होगा, सामने से हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन यहां से आएगा, देखो हाइड्रोजन जाएगा यहां से, यहां लगेगा, हाइड्रोजन यहां से लगेगा यहां पे, देखो एक यहां पे लगेगा, एक कहां लगेगा, यहां पे लगेगा, और एक यहां पे लगेगा। ध्यान से देखना, आप या तो यहां पे ले लो, देखो ये py है, ये देखो py है, तो py के सामने से एक हाइड्रोजन ले जाओ, ये देखो लेके जा रहा हूं, ये वाला क्या है, ये हाइड्रोजन, सामने से हाइड्रोजन ले जाओगे तो py से मैच करेगा, मतलब py से जुड़ेगा, ओवरलैप करेगा, तो यहां पे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। अच्छा जी, एक मैं ऊपर से ला रहा हूं, एक हाइड्रोजन मैं ऊपर से ला रहा हूं, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है भैया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ऊपर से यहां से आएगा, तो ये मिलेगा px से यहां पे, सामने से यहां लाऊंगा तो कहां मिलेगा, pz पे। अब बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड यहां पे बना, यहां पे बॉन्ड और यहां पे बॉन्ड, तो देखो बॉन्ड एंगल क्या है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, और ये वाला सामने से भी 90 डिग्री। मतलब क्या है कि 3 90 डिग्री यहां पे पॉसिबल हुए
कब? जब मैंने ये माना कि फास्फोरस ने अपने px py pz यूज किए थे, वहां पे उसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया। एक बार भी मैंने sp3 बोला क्या? नहीं बोला। मैं हर बार किसके केस में? इनके केस में बोलूंगा कि ये प्योर p ऑर्बिटल्स यूज करती हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट भैया यहां से थोड़ा सा और क्रांतिकारी तरीके से समझ में आएगा। देखो भाई क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है NH3 वही है, सेम कहानी है, सेम चीज़ को मुझे बस अच्छे तरीके से समझाना है आपको। 107 डिग्री और ये है भैया 93.6 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। अच्छा जी, ओवरलैपिंग कैसे हुई होगी? मैंने बताया कि ये जो 3p है किसका? फास्फोरस का, उसमें एक क्या होगा? एक होगा px, दूसरा क्या होगा? py, और अगला वाला क्या होगा? pz। px py pz, यहाँ पे भी यही है px py pz। लेकिन जब NH3 मॉलिक्यूल क्या करता है? जुड़ने जाता है, सॉरी नाइट्रोजन जुड़ता है हाइड्रोजन से, तो उससे पहले वो हाइब्रिडाइजेशन करता है, जबकि ये भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। तो देखिएगा यहां पे जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो S और P एक साथ मिक्सअप होंगे, और जब वो मिक्स करेंगे तो हमें वो कितने ऑर्बिटल्स देंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में जाते हैं, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने बनाया भैया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, तो 4 ये कौन से हैं? यहां पे मिले हमें भैया 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब आते हैं यहां पे देखो, यहां पे तो हाइब्रिडाइजेशन होना नहीं है भाई, बॉन्ड एंगल 90 था, तो 90 को समझाने के लिए हमने क्या लिया? px py pz। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो है कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाएंगे, मतलब इनको मिक्स नहीं करेंगे। अब हम क्या करने वाले, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 2 इसमें रहते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। भाई क्या होता है? 2s2 2p3, तो यहां पे s2 में मैंने 2 डाल दिया, सब में एक एक। फिर क्या होगा? यही इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन नीचे लिख दो, यहां पे लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक ये क्या है? ये लोन पेयर है। ये क्या है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये क्या है भैया? ये है हमारा लोन पेयर। क्या है ये? लोन पेयर। और NH3 में लोन पेयर होता है, ये बात हमें समझा रखी है पहले से। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? और देखो ये जो बचा हुआ ये 3 sp3 है, कौन से? 1 2 3। ये तीनों sp3 क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं, ये भी क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी क्या करेगा? सिग्मा बनाएगा, और ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो होगा कुछ ऐसा, देखो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर यहां पे होगा। तो ये जो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया उसका नाम क्या है? उसका नाम है भैया sp3। इसके अंदर क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। एक हमने और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, एक और बना दिया, एक यहां पे दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। तो यहां पे मैंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और चारों के नाम क्या हैं? चारों के नाम sp3 हैं। बोलो इतना बात समझ में आया क्या? चारों के नाम sp3 होंगे। एक में मैंने लोन पेयर रख दिया, यहां पे हमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन रखना है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखना है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखना है। अब हम क्या करेंगे? सामने से क्या लाएंगे? हाइड्रोजन लाएंगे। हाइड्रोजन ले आओ भैया, सामने से हाइड्रोजन लाओ। तो यहां पे मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन ला दिया ऐसे, तो हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो नाइट्रोजन का ये क्या है? sp3, नाइट्रोजन का sp3, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या? s। नाइट्रोजन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? बॉन्ड बनाएंगे। तो ये मान लो इसका न्यूक्लियस यहाँ है, तो यहाँ पे जो ये लाइन बन रही है, जो ये बॉन्ड बन रहा है, उसको किसने बनाया? उसको बनाया मेरे भाई नाइट्रोजन के sp3 ने और हाइड्रोजन के 1s ने। यही कहानी इधर मिलेगी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इस तरीके का बॉन्ड एंगल आएगा, यहाँ पे भी इस तरीके का बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो हर जगह आप इस तरीके से हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो यहाँ भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन भर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से था, एक और, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये रेड कलर वाले को देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से? sp3, 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 ये तीनों एक दूसरे से किस एंगल पे थे? पहले से ही 109 डिग्री 28 मिनट पे थे, और सामने से हाइड्रोजन आ गया तो वहां पे बॉन्ड बन गया। तो इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल कितना आएगा?
109 डिग्री 38 मिनट के आसपास आएगा। लेकिन ये भैया क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, तो इसके रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा घट जाएगा, तो यहां पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से NH3 को हमने अच्छे समझा। अब आते हैं PS3 में। तो PS3 में देखो क्या होगा, यहां भैया जो फॉस्फोरस है, यहां पे 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, और इनमें क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा जी, फिर देखिए होगा क्या कि जो ये लोन पेयर था, जो मैंने इस तरीके से बनाया था फॉस्फोरस, यहां पे बना देता हूं, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे कहीं बीच से निकल रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल मत ले लेना, ये वाला 90 डिग्री है भाई, ये वाला क्या है 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से, जैसे एक इधर है एक इधर, तो ये मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल 90 आएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ, चलिएगा यहाँ पे मैं छोटा सा बना के बता देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। लेकिन अब की बार यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना है भाई, अप्रॉक्सीमेट 90 है, अप्रॉक्सीमेट 90 है। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा जी, इस ऑक्सीजन के पास, सॉरी इस फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है ना, इस फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, क्या है, यहाँ पे लोन पेयर, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर, देखो ये लोन पेयर हमने यहाँ पे रख रखा है। तो फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है, कोई पूछे कहाँ रहता है, क्या बताओगे? फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है इन PS3 वो रहता है 3s के अंदर। कहाँ रहता है? 3s के अंदर। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया है इसको सर्कल समझना, हालांकि सर्कल तो है ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इज्जत देते हैं, इसको अच्छा बनाते हैं। ओह, मान लो यार सर्कल है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, 3s है, ठीक है, ये 3s है जिसमें कौन रह रहा है भैया, लोन पेयर रह रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि लोन पेयर हमें किस तरीके से रखना है। अब आते हैं पीएच बॉन्ड के ऊपर। किस पे आते हैं? पीएच बॉन्ड के ऊपर। अभी पीछे पढ़ाया है, वही वाली लाइन बतानी है कि देखो भाई यहाँ पे पीएक्स होगा, पीएक्स के सामने कौन आएगा, हाइड्रोजन अपना 1s लेके आएगा, हाइड्रोजन अपना 1s लेके आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना 1s लाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना 1s लाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये जो px है वो 1s के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये जो py है वो 1s के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो pz है वो 1s के साथ बॉन्ड बनाएगा। और px py pz एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे थीटा अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री आएगा। थीटा क्या आएगा? अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री आएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहां के केस में हमने हाइब्रिडाइजेशन किया क्या? नहीं किया। PS3 के केस में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया तभी हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि बॉन्ड एंगल जो है अप्रॉक्सीमेट 90 होगा। लेकिन यहां पर आइए, नाइट्रोजन के केस में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन ना करते तो यहां पे थीटा कितना आता? 90 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट आता। लेकिन मेरे भाई यहां पे क्या है? 107 डिग्री है, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आता है। तो हमें गेस हुआ कि यार यहां पे निश्चित रूप से sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे, ये बात तो क्लियर होगी। अब एक बात बताओ यार कि जो नाइट्रोजन है, जो वहां पे लोन पेयर था वो कहां था? वहां पे देख के बताओ, यहां पे देख के बताओ कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किधर रहता है, उसका नाम क्या है, जहां पे वो रहता है उसका नाम क्या है, किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है वो बताइए। तो यहां पे देखो जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। तो यहां पे आप बोलोगे कि जो ये लोन पेयर है ना वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। लेकिन फॉस्फोरस वाला जो लोन पेयर है वो कहां है? वो 3s के अंदर है। अच्छा जी, तो यहां से हम कंपैरिजन करेंगे लोवेस बेस का कि भैया NH3 और PS3 इन दोनों में ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है। तो पहले समझिए कि लुईस बेस का मतलब क्या होता है। लुईस बेस का मतलब होता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, डोनेट कर सके। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको लुईस बेस बोला जाता है। अब आपसे सवाल ये है कि नाइट्रोजन का जो ये sp3 है जिसके अंदर ये लोन पेयर रह रहा है, ये लोन पेयर आसानी से किसी को दिया जा सकता है या फॉस्फोरस वाला ये लोन पेयर आसानी से किसी को दिया जा सकता है? बताइए, सोचिए, इस चीज को समझ में आएगा आपको। मैंने बताया हुआ है वैसे ये चीज कि लोन पेयर जो है बहुत प्यार करता है किसको? परसेंटेज एस करेक्टर को। अगर परसेंटेज एस करेक्टर को लोन पेयर पसंद करता है तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर कहां पे है? सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर कहां पे है? तो आप कहोगे कि अरे सर ये जो लोन पेयर है ये वाला, ये तो 100% एस करेक्टर के अंदर है। भैया वो 3s के अंदर है, और 3s के अंदर है तो निश्चित रूप से यहां पे 100% परसेंटेज एस करेक्टर है, 100% परसेंटेज एस करेक्टर है मेरे भाई। लेकिन इस sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 25% होगा, अप्रॉक्सीमेटली 25% आएगा। क्या? sp3 के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा कहां पे है?
यहां पे जाता है। और अगर परसेंटेज ऑफ करेक्टर जहां ज्यादा है जिस ऑर्बिटल का, उसके अंदर तुम लोन पेयर छोड़ दोगे, वो तुम्हें लोन पेयर कभी नहीं देगा। वो लोन पेयर कभी भी डोनेट ही नहीं होगा आसानी से, बहुत तकलीफ होगी उसको अपने इन इलेक्ट्रॉन को देने को। क्यों? क्योंकि अगर वो एस ऑर्बिटल के अंदर होंगे तो भैया वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होंगे, और जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होंगे वो समझ लो माँ की गोद में सो रहा है, वो उठना नहीं चाहता, उसको पसंद नहीं, इस वजह से वो रहेगा सबसे करीब, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है उसके माँ का, उसके न्यूक्लियस का। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इस वजह से मेरे भाई कि ये जो PS3 होता है ना, जो हमारा PS3 होता है, वो बहुत ही घटिया लेवल का लोवेस्ट बेस है, बहुत ही घटिया लेवल का लोवेस्ट बेस बोला जाएगा। कौन? PS3। लेकिन जो हमारा NH3 होता है वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर सामने कोई रिसीव करने आया हुआ है तो। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी? अब देखो, इसको कहने का तरीका बताता हूं। इस जो मैंने बताया एकदम सही है। इसको कहने का एक दूसरा तरीका है, बोला जाता है कि जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, यहां पे कहीं लिखा होगा कि वो ज्यादा डिफ्यूज्ड हैं और डायरेक्शनल हैं। डिफ्यूज्ड एंड डायरेक्शनल समझना, पहले मैं आपको समझाता हूं डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे यहां पे sp3 है, वो क्या है? डायरेक्शनल है। अब डायरेक्शनल का मतलब समझना। एक बात बताऊं, मैं एक स्फेयर बनाऊं और मैं यहां पे ये बना दूं, ये ध्यान देना दोनों पे। आपसे पूछूं ज्यादा डायरेक्शनल कौन है, ज्यादा प्यार कौन दिखाएगा अगर उसके सामने कोई आएगा? देखना ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो इस स्फेयर के आसपास कोई आ जाए, मान लीजिए कि आप वहां पे पहुंच गए, ठीक है, आप यहां पे पहुंच गए, तो ये जल्दी आपको अप्रोच करेंगे या ये वाले भाई साहब आपको अप्रोच करेंगे? आप सोच के बताओ कौन ज्यादा अप्रोच करेगा? जो आपकी तरफ, जो आपकी डायरेक्शन में आपकी तरफ होगा, मतलब आपको जाकर के रिसीव करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आ जाओ मेरे पास, तो ये क्या कर रहा है? अपनी न्यूक्लियस से दूर जाकर के रिसीव कर रहा है। अगर ये रिसीव कर रहा है तुम्हारी डायरेक्शन में जाके, तो बोला जाएगा कि ये जो है ज्यादा डायरेक्शनल नेचर का है। लेकिन ये क्या है? ये अपने घर पे बैठे, ये न्यूक्लियस के आसपास रह रहे हैं, वो तुम जब जाते हो तुमको रिसीव करने नहीं आते। ऐसे रिश्तेदारों को बोला जाता है कि ऐसे रिश्तेदार जो आपको रिसीव करने नहीं आया था रेलवे स्टेशन पे, वो डायरेक्शनल नहीं है, वो ज्यादा प्यार नहीं करता। लेकिन ये देखो भाई, ये भाई साहब क्या हैं? ये ज्यादा ही आपकी तरफ जा रहे हैं, मतलब रेलवे पे पहुंच गए, भैया आ जाओ तुम्हें घर लेके चलते हैं, तुम्हारी डायरेक्शन की तरफ वो बढ़े हैं। इस वजह से बोला जाएगा कि ये जो है, ये वाला रिश्तेदार वो डायरेक्शनल नेचर का है। क्या आपको ये समझ में आना चाहिए? तो इसीलिए आप ये लाइन बोल सकते हो कि देखो भैया, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, ये डायरेक्शनल नेचर का है। जब इसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन लेने आएगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लेने H+ आ गया, H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इनकी तरफ आसानी से डोनेट हो जाएगा, क्योंकि ये जाएंगे रिसीव करने आसानी से। किसको? H+ को। अगर ये H+ को रिसीव करने जा रहे हैं, जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन में, तो बोला जाएगा कि ये भैया ज्यादा डायरेक्शनल नेचर के हैं। लेकिन यहां पे आओ, इस वाले में ये तो स्फेयर है, ये अपने घर पे बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं, तुम उनके घर ही आओगे। ऐसे रिश्तेदारों को क्या बोला जाएगा? कि ये जो है नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से शायद ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अब आते हैं भैया बॉन्ड एंगल। उतना सीखने के बाद जब आप बॉन्ड एंगल पढ़ोगे तब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ती है।